नमस्कार, कानपुर वार्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक पाल। कृपया चैनल को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज बात एक बार फिर से महाकुंभ की। महाकुंभ जो 2 दिन बाद अब अपने समापन की ओर है, या 2 दिन बाद ही समाप्त हो जाएगा। आज 24 तारीख है, 26 को महाशिवरात्रि है और महाशिवरात्रि के स्नान के साथ महाकुंभ का समापन हो जाएगा। 2025 का यह महाकुंभ पिछले कई कुंभ और महाकुंभ से अलग क्यों है, आज उस पर बात करेंगे। और उसे अलग बनाने में भूमिका किनकी बहुत ज्यादा है, इस पर भी बात करेंगे। तो बहुत प्राचीन इतिहास में क्या होता रहा उसकी ना किसी को जानकारी है और ना उसके कोई प्रमाण है। लेकिन पिछले कुछ दशकों में जो व्यवस्थाएं महाकुंभ में या कुंभ में होती रही, खासतौर से मैं प्रयागराज की बात कर रहा हूं, तो यहां पर जो व्यवस्थाएं होती रही उनकी तुलना में 2025 महाकुंभ की जो व्यवस्थाएं थी वो बहुत ही भव्य थी, देखने में बड़ी दिव्य लग रही थी। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोनों ने मिलकर जितनी ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं दी जा सकती थी उनको देने का प्रयास किया, और उसका परिणाम यह हुआ कि भक्तों की संख्या की दृष्टि से, जिसे बहुत सारे लोग भीड़ की दृष्टि से कहते हैं, यह कुंभ अद्वितीय रहा। इतनी भीड़ किसी भी कुंभ में कभी नहीं देखी गई। यद्यपि कुछ लोग तरह तरह के कुतर्क करते हैं, अगर इसकी तुलना प्रयागराज महाकुंभ 2013 से की जाए तो उस समय पर लगभग 12 करोड़ से कुछ ज्यादा लोगों ने प्रयागराज कुंभ में स्नान किया था। और महाकुंभ 2025 की अगर बात की जाए तो इस महाकुंभ में कल तक यानी कि 23 तारीख तक करीब करीब 63 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान कर चुके हैं। और आप ये तय मानिए कि 26 तारीख को जब इस महाकुंभ का समापन होगा उस दिन तक न्यूनतम 66 करोड़ लोग इस महाकुंभ में स्नान कर चुके होंगे। तो अगर आप तुलना करेंगे तो लेटेस्ट से ही करेंगे, अर्ध कुंभ से नहीं करेंगे, कुंभ से करेंगे जिसका कि नाम अब बदलकर महाकुंभ कर दिया गया है। तो आप तुलना करेंगे 2013 से, तो 2013 में इसी प्रयागराज महाकुंभ में जो भक्तों की संख्या थी वो 13 करोड़ के आसपास थी। इस बार 65 करोड़ से ऊपर है, यानी कि 5 गुना ज्यादा लोग यहां संगम तट पर स्नान करने पहुंचे। अब जो लोग जनसंख्या की तुलना कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, तो जो लोग जनसंख्या की तुलना कर रहे हैं उनकी तुलना न केवल निरर्थक है बल्कि मूर्खतापूर्ण है। क्योंकि 2013 से 2025 तक भारत की जनसंख्या 5 गुनी नहीं हुई है, और चूंकि जनसंख्या 5 गुनी नहीं हुई है तो आप इसे अनुपात में भी उसके मुकाबले नहीं रख सकते। दूसरा एक तर्क दिया जा रहा है कि यह कुंभ 144 साल बाद आया, इसलिए लोग बहुत ज्यादा संख्या में आए, और दूसरा यह कि इसका प्रचार बहुत किया गया। तो देखिए, प्रचार की जहां तक बात है तो प्रचार सरकार ने ऐसा नहीं किया था कि 144 साल बाद आया है तो आप आइए जरूर। सरकार का एक तर्क था जो हर कुंभ में होता है, जब भी कोई कुंभ होता है, इवन बहुत सारे जो त्योहार होते हैं अपने यहाँ, तो उनमें आप अखबारों में पढ़ेंगे, सोशल मीडिया पर देखेंगे, या मीडिया में कई बार जो मेन स्ट्रीम मीडिया उसमें इस तरीके की चीजें चलाई जाती हैं कि यह जो मुहूर्त है, जो ग्रह नक्षत्र का संयोग बन रहा है, वो कई सालों बाद बन रहा है। कई बार कोई बोल देता है 300 साल बाद बन रहा है, कोई बोल देता है 150 साल बाद बन रहा है, कोई बोल देता है 70 साल बाद बना है। मतलब अलग अलग जो संयोग बनते हैं उसकी संख्या बताई जाती है। तो मेन बात ये थी कि सरकार ने ये कहा था कि 144 साल बाद यह संयोग बना है। तो संयोग क्या बना है? वो बना था ग्रह नक्षत्रों का। मुझे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जो
मूल चीज थी वो ये थी कि इस बार का जो महाकुंभ है वो जो मकर संक्रांति के स्नान से शुरू होता है, यद्यपि इस बार पौष पूर्णिमा को भी पहला स्नान हो गया था, तो वो दूसरा माघ मास, ये दोनों चीजें एक ही दिन से शुरू हुई थी। जिस दिन माघ मास की शुरुआत हुई थी, माफ कीजिए, माघ मास की शुरुआत से कुंभ शुरू होता है, तो इस बार ये हुआ कि माघ मास की शुरुआत और मकर संक्रांति दोनों एक ही दिन पर शुरू थे। यानी कि जिस दिन से माघ मास की शुरुआत हुई उसी दिन मकर संक्रांति थी। ये एक संयोग था, कुछ और ग्रह नक्षत्रों के संयोग रहे होंगे जो 144 साल बाद दोबारा हुए थे, फिर से 144 साल बाद ही होंगे, ऐसा जहां तक मेरी जानकारी ऐसा किसी ने नहीं कहा। वो होता क्या है कि जब आप कोई बात बोलते हो तो लोग उसको अपनी तरीके से उसकी व्याख्या कर लेते हैं। तो कुछ लोगों ने कहा कि 144 साल बाद वाला कुंभ है, अब 144 साल बाद दोबारा ऐसा मौका आएगा। तो जहां तक मेरी जानकारी है, जो जितनी मेरी समझ है, कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और ना ही किसी ने ऐसा कोई दावा किया कि अब 144 साल बाद इस तरह का मौका आएगा। मेन बात यह थी कि इस बार 144 साल बाद आया है, हो सकता है अगली बार वो बजाय 144 के 108 साल बाद आ जाए। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह का जो एक प्रचार हुआ, वो या तो जो अपने मेनस्ट्रीम मीडिया है वो जिस तरीके की बातें करता है, मेरे ख्याल से अब तो कई बार ऐसा लगता है कि मीडिया में अगर आप हैं तो आपका कम बुद्धिमान होना या कुतर्की होना वो पहली शर्त होती है। तो लोगों ने ये नहीं कहा कि ये संयोग 144 साल बाद आया। संयोग क्या है अगर आप पूछने जाएं तो अब मुझे लगता है कि 99% लोग आपको नहीं बता पाएंगे कि एक्चुअल संयोग है क्या। लेकिन 144 साल बाद फिर आएगा और 144 साल तक हम जिंदा नहीं रहेंगे, ये दुनिया भर की बातें आदमी करता है और उसके चक्कर में ये सारा कुछ हो रहा है। खैर, वो अपनी जगह है। दूसरा, इसको ज्यादा प्रचारित किया विपक्ष के नेताओं ने, जबकि यह एक धार्मिक कार्यक्रम है और जिन जगहों पर होता है, चाहे वो प्रयागराज में हो, चाहे हरिद्वार में हो, चाहे उज्जैन में हो, चाहे नासिक में हो, जहां भी होता है वहां की सरकारों की ये जिम्मेदारी होती है कि वहां आने वाले भक्तों को वो सुविधाएं उपलब्ध कराएं। और जब चूंकि सरकार जहां सम्मिलित हो जाती है वहां राजनीति सम्मिलित हो जाती है, तो कोई भी सरकार जब कोई सुविधा उपलब्ध कराती है तो वो उसका प्रचार करती ही है, कहीं की भी सरकार हो। अब वो बात अलग है कि उसको किस स्तर पर किया जाता है। इस बार चूंकि मामला उत्तर प्रदेश का है, योगी जी मुख्यमंत्री हैं, भगवाधारी हैं, वो संत हैं, एक मठ के प्रमुख हैं, इसलिए इसका प्रचार प्रसार थोड़ा ज्यादा हो गया, लोगों ने उसको ज्यादा फोकस किया। मुझे याद है, बहुत अच्छे से तो याद नहीं है, लेकिन मुझको याद है कि जब 2013 का कुंभ हुआ था तब भी इसी तरीके से वॉल पेंटिंग्स कराए गए थे। ऐसा नहीं है कि पहली बार वॉल पेंटिंग्स हुए हैं, हाँ संख्या कम रही होगी कि जिस तरीके से इस बार हर शहर में बहुत सारी दीवारों पर लिखवा दिया गया चलो महाकुंभ, तो उस तरह का हो सकता है उतना ज्यादा ना रहा हो, मात्रा कम थी, लेकिन तब भी वॉल पेंटिंग सरकार ने करवाए थे शहरों में, विज्ञापन दिए थे अखबारों में। और जहां तक ये 144 साल वाले संयोग की बात है, तो मुझे संख्या अच्छे से याद नहीं है, लेकिन तब भी इसी तरह का एक संख्या दी गई थी कि अब मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं क्या दिया गया था, लेकिन इसी तरह की कोई संख्या दी गई थी जो 100 साल से ऊपर की थी कि इतने साल बाद ये संयोग बना है कुंभ में। अब ये कोई पहली बार नहीं हुआ है कि सरकार ने कहा कि 144 साल बाद संयोग बना है, तो ये पहले भी किया जाता रहा है सरकारों की तरफ से। व्यवस्थाओं के नाम पर प्रचार प्रसार सरकारें करती हैं। जिन लोगों को याद ना हो वो 2013 के और 2012 के अंतिम समय के, यानी कि दिसंबर नवंबर के, वो अखबार उठा करके देख लें कि किस तरह से अखिलेश यादव की सरकार ने उस कुंभ का प्रचार प्रसार किया था। आज वही अखिलेश यादव हर बात पर ताना दे रहे हैं। भाई आप दो में से एक काम कर लो, या तो आप ताना दे लो और या फिर आप आस्था के साथ उसका समर्थन करो, ना समर्थन करो तो मौन धारण करो। आप जाकर के प्रयागराज में स्नान करके आए, आपके परिवार के लोग जाकर के स्नान करके आए, आपकी पार्टी के बहुत सारे लोग जाकर के स्नान करके आए, लेकिन ताना देना आपका बंद नहीं है। तो आप बेवकूफ किसको बना रहे हैं? आप क्या कहना चाहते हैं कि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो दलित वर्ग के लोग हैं, वो प्रयागराज कुंभ में नहीं जाते? अगर नहीं जाते तो आप क्यों गए?
आप अगर उनका नेतृत्व कर रहे हो तो। दूसरा, संख्या को लेकर के, भाई संख्या दिखाई पड़ रही है, सबको दिखाई पड़ रही है। हो सकता है कि इसमें गवर्नमेंट की तरफ से 2, 4, 5 या 10% का कुछ एक्स्ट्रा बताया जा रहा हो, कैलकुलेशन में कुछ कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन ये तो सबको दिखाई पड़ रहा है ना। सुविधाओं की अगर बात करें तो आपने प्रचार तो बहुत किया था पिछले कुंभ में, लेकिन सुविधाएं आप नहीं दे पाए थे उस स्तर की। इस बार जो सुविधाएं दी गई हैं, जिस तरह से वहां चौड़ी सड़कें बनाई गई हैं, जिस तरह से वहां साफ सफाई का इंतजाम किया गया है, जिस तरह से गंगा में पानी की अवेलेबिलिटी का ध्यान रखा गया है, जिस तरह से गंगा में पानी को शुद्ध करके डाला जा रहा है, ऐसा नहीं है कि पीछे से जो पानी आ रहा है गंगा में यमुना में उसको वैसे ही जाने दिया जा रहा है, उसको फिल्टर करके आगे जाने दिया जा रहा है। सारी व्यवस्थाएं सरकार ने की है, लेकिन अखिलेश यादव इस बात को लेकर के परेशान है कि इतनी ज्यादा भीड़ कुंभ में क्यों आ रही है। तो भाई कुंभ में भीड़ आ रही है तो उससे आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, और अगर आप ये चाहते हैं कि ये इस भीड़ से हमको किसी तरह का नुकसान ना हो, तो उसका सबसे अच्छा तरीका यह था कि आप मौन धारण कर लेते। आप कुंभ में जाते, स्नान करते, फोटो खिंचवाते, सोशल मीडिया पर लगाते, मीडिया में अवेलेबल कराते, सारा कुछ करते, लेकिन व्यवस्थाओं को लेकर के, चूंकि व्यवस्थाएं इतनी अच्छी है कि अगर आप 100 लोगों से पूछते हो तो उसमें से 90 से ज्यादा लोग ये कहते हैं हाँ व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं। लोगों को केवल एक और एक शिकायत है, और वो शिकायत ये है कि उनको चलना ज्यादा पड़ रहा है। तो भाई वो चलना इसलिए नहीं पड़ रहा है कि वो सरकार खुद चाहती है कितना ज्यादा चलना पड़े, चलना इसलिए ज्यादा पड़ रहा है कि सरकार किसी तरह की वहां अव्यवस्था नहीं होने देना चाहती। अगर सरकार बहुत सीधे रास्ते अवेलेबल करा देगी तो भीड़ की मात्रा वहां पर एक साथ बहुत ज्यादा हो जाएगी। छोटे रास्ते जब भीड़ कम होती है तब खोले जाते हैं, थोड़े थोड़े समय के लिए खोले जाते हैं, थोड़ी देर के लिए खोले जाते हैं, फिर बंद कर दिए जाते हैं, उसके बाद लोगों को घुमा दिया जाता है, भाई घूम के जाओ। अब ये आपकी किस्मत है कि आप कब कहां फंस जाते हैं। दूसरा, जब आप कहीं दूसरी जगहों पर जाते हैं, मान लीजिए आप मथुरा जाते हैं, तो वहां पर एक लंबी परिक्रमा आपको करनी पड़ती है, 18-20 किलोमीटर 21 किलोमीटर का, कि आप परिक्रमा करते हैं जाकर के। जब आप पूर्णागिरि जाते हैं, आप 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर पहाड़ चढ़ते हैं। जब आप वैष्णो देवी जाते हैं, आप लंबी लंबी चढ़ाइयां चढ़ते हैं, तो वहां आपको दिक्कत नहीं होती। यहां प्रयागराज जो बिल्कुल प्लेन एरिया है, आपको केवल चलना है, उसमें आपको दिक्कत हो रही है, और इस बात को राजनीतिक दल इशू बना रहे हैं। और जहां करोड़ों की भीड़ होती है वहां पर इस तरह की चीजें होती ही हैं, थोड़ी बहुत तो अव्यवस्था होती है, और अव्यवस्था का कारण कई बार सरकार और प्रशासन ना होकर के हम लोग होते हैं, क्योंकि हम अपनी मर्जी से कुछ करना चाहते हैं, हम उन गाइडलाइंस का पालन नहीं करना चाहते हैं जो प्रशासन ने बनाई होती है। तो अगर आप प्रशासन की बनाई गई गाइडलाइंस का पालन नहीं करना चाहेंगे तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, अब एक बात आती है कि कुंभ में जो कैजुअलिटी हुई उसकी संख्या को लेकर के एक बड़ा भ्रम खड़ा किया जा रहा है। जो विपक्षी नेता है, कोई हजारों में बात कर रहा है, कोई सैकड़ों में बात कर रहा है। अब उनका एक दर्द यह है कि सरकार उस भगदड़ में मरे लोगों की संख्या सैकड़ों या हजारों में क्यों नहीं बता रही है। तो मेरा कहना यह है कि आप बता दीजिए, आप हजारों कह रहे हो, आप उन हजारों लोगों के प्रमाण लाके रख दीजिए, और प्रमाण के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, बताइए फला आदमी फला जगह का फला दिन इतने टाइम पे यहां पे मौजूद था और अब वो नहीं है, और सरकार ने उसको घोषित नहीं किया है। एक चीज। दूसरी चीज, ये सच है कि मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज में एक भगदड़ हुई, छोटी सी भगदड़ थी, लेकिन संख्या इतनी ज्यादा थी लोगों की कि उस छोटी सी भगदड़ में 30 लोग मारे गए, और इतने ही या इससे कुछ ज्यादा लोग इंजर्ड हो गए। अच्छी बात यह हुई कि जो लोग इंजर्ड होकर के अस्पताल में पहुंचे थे, उनमें से उस 30 की संख्या घोषित होने के बाद से किसी के भी डेथ की अब तक सूचना नहीं है। ज्यादातर लोग स्वस्थ होकर के अपने घरों में जा चुके हैं। तो या तो आप ये बता दीजिए कि सरकार इतनी संख्या घोषित कर दे तो हम संतुष्ट हो जाएंगे, लेकिन सरकार कैसे कर देगी? जो प्रमाण होंगे सरकार के पास वही करेगी ना, तो आप कर दीजिए। दूसरा ये है कि अगर इसे थोड़े दूसरे तर्क से देखा जाए, बताया जा रहा है कि मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज में लगभग 7 करोड़ से ज्यादा, करीब करीब 8 करोड़ तीर्थयात्री पहुंचे थे।
तो मुझे लगता है कि भारत के तो किसी शहर की आबादी इतनी है नहीं, और दुनिया के भी किसी शहर की आबादी इतनी नहीं है। तो जिस शहर में, कोई भी शहर आप ले लीजिए, जिस शहर की आबादी 1 करोड़ हो, आप केवल उस शहर में 24 घंटे में हुई कैजुअलिटी गिन लीजिए। मैं नेचुरल डेथ की बात ही नहीं कर रहा हूं, जो लोग एक्सीडेंट से मरे होंगे, जिन लोगों का कोई झगड़े फसाद में कुछ हो गया होगा, कोई शहर ऐसा नहीं होगा जहां की आबादी 1 करोड़ होगी और 24 घंटे के अंदर वहां पर 15-20 लोग, न्यूनतम, मैं न्यूनतम बात कर रहा हूं, ऐसे हादसों में न मारे गए हों। तो भाई जहां पर 8 करोड़ लोग थे, वहां अगर कुछ हादसा हो गया और एक भगदड़ टाइप की हो गई, वहां पर अगर 30 लोग मरे, तो आपको भगवान का धन्यवाद देना चाहिए कि ये कैजुअलिटी बहुत कम है। नहीं तो इतनी बड़ी भीड़ में थोड़ी सी भी भगदड़ ज्यादा हो जाती तो वास्तव में संख्या हजारों हो जाती। ये जो विपक्ष के नेता, और मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि इन विपक्षियों को जो सनातन धर्म के धार्मिक कार्यक्रम है उनमें टांग अड़ाने में क्या मिलता है। बीजेपी प्रचार इसलिए करेगी कि उसकी सरकार है। जब आपकी सरकार होती है तब आप भी प्रचार करते हो। 2013 का मुझको याद है, बीजेपी ने कभी विरोध नहीं किया, सिवाय तब के जब स्टेशन पर भगदड़ हो गई थी प्रयागराज में और उसमें 30-32 लोग मारे गए थे। उसको छोड़ करके बीजेपी ने कोई कमेंट नहीं किया था और किसी राजनीतिक दल ने नहीं किया था। लेकिन जब बीजेपी के शासन में कोई कार्यक्रम हो रहा है तो आपको कौन सा कीड़ा काटता है कि आप हर धार्मिक कार्यक्रम का विरोध करते हो, और इसका नतीजा आपको भुगतना पड़ेगा। अखिलेश यादव ने जो ये बड़ी लकड़ी उठाई है, इसका नतीजा इनको 2027 के चुनाव में, और या उससे पहले जो चुनाव होते हैं बीच में जो भी होंगे, उनमें भुगतना पड़ेगा। अब बात आती है कि भाई दूसरे राज्यों के लोग क्यों परेशान है, दूसरे दल क्यों परेशान है। तो दूसरे दलों के परेशान होने के कारण ये है कि जिस तरह की व्यवस्था, जैसे बिहार और बंगाल में आने वाले समय में चुनाव है, लगभग 1 साल के अंदर दोनों जगह पर चुनाव हो जाएंगे। बिहार में इसी साल के अंत में है और बंगाल में अगले साल की शुरुआत में है। 1 साल के अंदर कह लीजिए, 1 साल में, लगभग 1 साल में दोनों जगह चुनाव हो जाएंगे। बंगाल की जो वास्तविक स्थिति है वो उत्तर प्रदेश की अपेक्षा बहुत ही दयनीय है। वहां पर जो जन सुविधाएं हैं वो बहुत ही घटिया किस्म की हैं। वहां जो मुस्लिम आबादी है वो अब 30% से ज्यादा हो चुकी है। ममता बनर्जी को पता है कि मुसलमान तो हमको ही वोट करेगा, क्योंकि मुख्य विपक्षी दल भाजपा है वहां पर, इसलिए तो अब उनको डर ये सता रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो बंगाल से हिंदू प्रयागराज में आए हैं, उन्होंने जो व्यवस्थाएं देखी हैं और जिस तरीके का शहर देखा है, वो केवल प्रयागराज नहीं आए होंगे, बाकी जगहों पे भी गए होंगे। जब आदमी इतनी दूर की यात्रा करता है, हजारों किलोमीटर की, तो वो एक जगह नहीं जाता। तो प्रयागराज भी गए होंगे वो, बहुत सारे लोग उनमें से काशी भी गए होंगे, बहुत सारे लोग अयोध्या भी गए होंगे। तो उन शहरों की बात छोड़ दो, वो जिन रास्तों से निकले होंगे, जो उन्होंने दिन में रात में जो सुविधाएं देखी होंगी, जिस तरह का प्रदेश देखा होगा उत्तर प्रदेश को, उसके बाद जो स्थिति पश्चिम बंगाल में बनेगी, उससे लेकर के ममता बनर्जी डरी हुई है, उसको लेकर के उससे घबराई हुई है। उनको लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि लोगों के दिमाग में ये चीज चली जाए कि उत्तर प्रदेश तो पश्चिम बंगाल की अपेक्षा बहुत अच्छा है, और जो हिंदू है, जो लगभग 50% के आसपास या 50% से ज्यादा हिंदू वो बीजेपी को वोट कर रहा है, उसकी संख्या कहीं 70% को पार न कर जाए। क्योंकि जिस दिन बंगाल में 70% से ऊपर हिंदू बीजेपी के पक्ष में वोट कर गया, उसी दिन ममता बनर्जी सत्ता से बाहर हो जाएंगे। जब तक 70% का आंकड़ा टच नहीं करता है, तब तक ममता बनर्जी को कोई खतरा नहीं है। और इसीलिए ममता बनर्जी पूरे दावे से और पूरी दम से सभी विपक्षी पार्टियों में ये कहती हैं कि हम मोदी को बंगाल में हरा रहे हैं। तो बंगाल में मोदी को वो नहीं हरा रहे, बंगाल में मोदी को मुसलमान हरा रहा है। उनका डर ये है कि जो हिंदू वोट हमको मिलता है उसमें कटौती ना हो जाए, जो भी उनको मिलता है 30%, 35% जो भी मिलता है, क्योंकि जिस दिन उसमें कटौती हो गई, उसी दिन ममता बनर्जी सत्ता से बाहर हो जाएंगी। मुझे एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं पता है जो सर्वे वगैरह क्या है, लेकिन एक अनुमान है कि पश्चिम बंगाल में लगभग 55% के आसपास या 50% के आसपास हिंदू जो है वो बीजेपी को वोट करता है।
उनको वो 20% का डर सता रहा है। इसलिए ममता बनर्जी बिना वजह, उनका कोई लेना देना नहीं इस कुंभ से है, उनके राज्य में नहीं है, उनकी पार्टी का यहां कुछ नहीं है, लेकिन वो बिना वजह बयानबाजी कर रही है। उनको डर ये सता रहा है कि जो पश्चिम बंगाल से लाखों लोग आए हैं प्रयागराज में, उन लाखों में से कुछ लाख लोग ऐसे भी होंगे जो दूसरे शहरों में भी घूमने गए होंगे, जिन्होंने यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज देखा होगा। अगर उनमें से कुछ लोग 15 साल 20 साल पहले आए होंगे, 10 साल पहले आए होंगे, तो अब जो उन्होंने चेंज देखा होगा उससे वो डरी हुई। और कुंभ के अंदर की व्यवस्थाएं, अभी वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए मैं इस पर अब आगे बात नहीं करूंगा। तो कुल मिलाकर के यही प्रॉब्लम विपक्षी नेताओं की है, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो लालू यादव हो, और चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे हो, और अखिलेश यादव को तो है ही, उनका तो नेचुरल है। मुझे लगता है कि वो अपना मुंह बंद रखते, फर्जी बयानबाजी ना करते, जहां जरूरत होती वहां थोड़ा बहुत बोलना था उनको, तो शायद उनको उतना फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने अपने राजनीतिक पतन की फिर से शुरुआत कर ली। बहुत मुश्किल से पिछले चुनावों में उन्हें बहुत अच्छी स्थिति में वो पहुंचे थे, लेकिन अब मुझे लगता है कि उन्होंने एक बीज बो दिया है फिर से अपने राजनीतिक पतन। और जहां तक बात कुंभ की है, तो कुंभ का मैंने बताया आपको कि ये कुंभ पिछले कई कुंभ से कई गुना बेहतर, भव्य और कई मायनों में दिव्य भी है। आज की वार्ता में इतना ही। आपसे एक बार फिर से अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।